नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चीन के पहले कम्युनिस्ट नेता और संस्थापक माओ त्से तुंग ने कहा था कि तिब्बत हमारी हथेली और लद्दाख, नेपाल, भूटान, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश 5 उंगलियां हैं। हथेली तो हमने ले ली, जबकि 5 उंगलियों को भी आज़ाद करवाना है। वर्तमान समय में क्षेत्रीय विस्तार करना मुश्किल है, इसलिए चीन इन क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व बढ़ाकर स्वयं का विस्तार करना चाहता है। माओ त्से तुंग के बाद चीन के जितने भी नेता हुए, उन सब ने तुंग की बात को न सिर्फ अपने जेहन में रखा, बल्कि इसकी क्रियान्विति के लिए भी निरंतर प्रयास करते रहे। माओ त्से तुंग के बाद 1978 में डांग शाओपिंग ने चीन का नेतृत्व संभाला। शाओपिंग को पता था कि माओ त्से तुंग के सपने को साकार करने के लिए यदि नेपाल, भूटान, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करना है तो भारी भरकम सैन्य साजो सामान और विशाल सेना की आवश्यकता पड़ेगी। इन सब की पूर्ति के लिए अपार दौलत भी चाहिएगी। लिहाजा डांग शाओपिंग ने 1978 में आर्थिक क्रांति की शुरुआत की और मात्र 40 वर्षों में चीन दुनिया का वो देश बन गया जिसके पास 25 जून 2018 तक 3.12 खरब डॉलर के रूप में सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार था। इसी दौलत की बदौलत चीन ने तमाम प्रकार के हथियार विकसित कर लिए और कई देशों को उधार दे देकर काफ़ी हद तक आर्थिक रूप से गुलाम बना लिया। डांग शाओपिंग के बाद चीनी सत्ता संभालने वाले शी जिनपिंग भी अपने पूर्वजों के नक्शे कदम पर ही चल रहे हैं, जिसके तहत भूटान पर कब्जा करने की नीयत से 2017 में चीन ने डोकलाम विवाद खड़ा किया, लेकिन भारत द्वारा ताल ठोक दिए जाने से चीन अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया और आखिरकार डोकलाम से चीनी सेना को पीछे हटना ही पड़ा। भूटान की भांति नेपाल पर भी चीन की गिद्ध दृष्टि लगी हुई है। नेपाल में जब तक राजशाही थी तब तक तो चीन की दाल वहां नहीं गली, लेकिन कम्युनिस्ट सरकार बनते ही चीन की मानो मन की मुराद ही पूरी हो गई। यही नहीं, वर्ष 2015 में भारत द्वारा की गई नेपाल की कथित आर्थिक नाकेबंदी के बाद तो हालात और भी खराब हो गए। उस समय के पश्चात ही नेपाल के शासकों ने भारत पर अपनी आर्थिक निर्भरता को कम करना प्रारंभ कर दिया। आज आलम यह है कि नेपाल ने एक ही माँ के जाए भाई भारत को छोड़कर चीन का दामन थाम लिया है। ऐसे में मुझे भय यह सता रहा है कि मौका आने पर भारत की सेना में शामिल नेपाल के जाबाज सैनिकों ने यदि चीन के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया तो हालात कितने अटपटे हो जाएंगे। हालांकि यह बात भी सच है कि चीन की गोद में बैठकर नेपाल आज कितना ही इठला रहा हो, लेकिन भविष्य में नेपालियों को वैसे ही पछताना पड़ेगा जैसे आज तिब्बती पछता रहे हैं। तिब्बत जैसा ही गांव चीन ने भारत को भी दिया और समूचा अक्साई चीन हड़प लिया। अक्साई चीन को हड़पने के बाद भारत चीन सीमा पर कहने मात्र को तो शांति रही, लेकिन शांति शांति में ही लद्दाख के सैकड़ों वर्ग किलोमीटर अतिरिक्त क्षेत्र पर भी चीन ने कब्जा जमा लिया। ताज़ा हालात यह है कि अब तक निर्विवाद रहे गलवान घाटी क्षेत्र को भी चीन अपना बता रहा है और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा है कि हाल ही में वहां हुए खूनी संघर्ष में दोनों ही पक्षों के सैनिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। बहरहाल मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि चीन की इस विस्तारवादी सोच को भारत पर राज करने वाले अधिकांश राजनेताओं ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। यदि तत्कालीन राजनेता इस मामले में थोड़ा भी गंभीर और दूरदर्शी होते तो चाइना के साथ वाणिज्यिक समझौता करके उसे आर्थिक रूप से समृद्ध ही नहीं बनाते। अब हालात यह हैं कि भारत से ही कमाई गई अकूत संपत्ति से
चीन उस बरगद के पेड़ की मानिंद हो गया है जो अपने आसपास किसी भी वनस्पति को फलने फूलने नहीं देता। इसी के दुष्परिणाम स्वरूप चीन आहिस्ता आहिस्ता भारत की भूमि पर कब्जा जमाता रहा, जबकि हम यही सोचकर स्वयं को तसल्ली देते रहे कि भारत व चीन की सीमा पुनर्निर्धारित नहीं है, इसलिए गलतफहमी में चीन के सैनिक हमारी सीमा में घुस जाते हैं। मजे की बात यह है कि 1993 से लेकर आज तक चीन के साथ सीमा प्रबंधन के 5 समझौते हुए हैं, जिन पर भारत व चीन दोनों ने काफ़ी धूमधाम से हस्ताक्षर भी किए, लेकिन एक भी समझौता चीन की घुसपैठ को रोकने में कामयाब नहीं हुआ। इस पर सामरिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने ट्वीट करके कहा है कि कम्युनिस्ट तानाशाही शासन में चीन एक ठग स्टेट बन चुका है, जो न तो द्विपक्षीय समझौतों का सम्मान करता है और न ही अंतर्राष्ट्रीय नियमों का। चीनी इतने धूर्त और चालाक हैं कि द्विपक्षीय समझौतों को दूसरे देशों के खिलाफ तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खुद पर कभी लागू नहीं होने देते। चीन की इसी धूर्तता का उदाहरण गलवान घाटी में भी देखने को मिला, जहां द्विपक्षीय समझौते के तहत चीनी सैनिकों ने गोलियां तो नहीं चलाई, लेकिन गली मोहल्ले में लड़ने वाले गुंडों की भांति लोहे की रॉड्स पर नुकीली कीलें लगा लाए और हमारे जवानों का बर्बरतापूर्वक कत्ल कर दिया। अब देखना यह है कि इस नाजुक घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन का स्थायी उपचार किस प्रकार से करते हैं। वैसे ध्यान रहे, चीन कोई गलवान घाटी तक ही रुकने वाला नहीं है। उसका लक्ष्य संपूर्ण लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नेपाल और भूटान पर कब्जा करना है, क्योंकि इनके बिना चीन का खूनी पंजा पूरा नहीं होता। तो इस बुलेटिन में आज इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।